प्लेटो। प्लेटो को पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में प्लेटो का महत्वपूर्ण भूमिका है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण चिंतक हैं। ये महत्वपूर्ण चिंतक है। प्लेटो जो थे वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण चिंतक थे। इनका जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। 427 ईसा पूर्व में जन्म के बाद में कुछ विद्वानों का तो मत है कि इनका जन्म एथेंस में हुआ, और कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म एजिना में हुआ। ये दो अलग अलग मत इनके जन्म स्थान के बारे में प्रचलित हैं। इनके निधन का समय माना जाता है 347 ईसा पूर्व में। इनके माता और पिता इनके माता पिता थे अरिस्टोन, ये इनके पिता थे, और पेरिक्टियन ये इनकी माता थी। यानी पेरिक्टियन इनकी माता का नाम था और अरिस्टोन इनके पिता का नाम था। ये तो है इनके जन्म के संबंध में जानकारी। इनके जन्म के स्थान के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि ये एथेंस में पैदा हुए थे, और कुछ का मत है ये एजिना में पैदा हुए थे। जन्म का वर्ष है 427 ईसा पूर्व है, और निधन का वर्ष इनका माना जाता है 347 ईसा पूर्व। अब उस समय में एथेंस जो है, एथेंस के पास में ही दूसरा राज्य है, उसका नाम है स्पार्टा। एथेंस के पास में ही दूसरा राज्य है, उसका नाम है स्पार्टा। अब एथेंस और स्पार्टा दोनों में अंतर क्या था? एथेंस के लोग कलाजीवी थे। एथेंस के लोग कलाजीवी थे, और स्पार्टा के जो लोग थे वे बहादुर थे। स्पार्टा के लोग बहादुर थे और मल्ल विद्या समझ लीजिए, या कुश्ती जैसी शारीरिक कलाओं में वे ज़्यादा मजबूत थे। कुश्ती आदि जो कलाएं हैं उनमें वे, यानी शारीरिक बल में वो ज़्यादा ताकतवर थे, ऐसा बताया गया है। अब जब इनका जन्म हुआ था उस समय एथेंस ने स्पार्टा पर 431 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। एथेंस पर स्पार्टा ने 431 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, और इनका जन्म हुआ 427 ईसा पूर्व में। तो 427 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, उस समय एथेंस जो है वह स्पार्टा के आक्रमण से जूझ रहा था। इन्होंने लगातार 27 वर्ष तक एथेंस पर आक्रमण जारी रखा। किसने? स्पार्टा ने 27 वर्ष तक लगातार आक्रमण जारी रखा, और 404 ईसा पूर्व में एथेंस की पराजय के साथ में स्पार्टा का एथेंस के ऊपर अधिकार हो गया था। जब 404 ईसा पूर्व में इनका अधिकार हुआ, उस समय प्लेटो की उम्र हो गई इसके हिसाब से 23 वर्ष। अर्थात युद्धकालीन परिस्थितियों में ही हम ये कह सकते हैं कि युद्धकालीन परिस्थितियों में ही प्लेटो ने जन्म लिया, और युद्धकालीन परिस्थिति में ही इन्होंने युवावस्था प्राप्त की। तो इनके युवा मन के ऊपर उस युद्धकालीन परिस्थिति का बड़ा विपरीत और गंभीर प्रभाव पड़ा। अब एथेंस के लोग जो थे, एथेंस में उस समय अधिकांश जो जनसंख्या थी 2/3 यानी 2/3 जनसंख्या थी वो दासों की थी, और दासों की जो जनसंख्या थी उन दासों की जनसंख्या के ऊपर ही एथेंस का पूरा कला का भवन निर्मित हुआ था। जबकि नागरिक जीवन में इन दासों को भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था।
नागरिक जीवन में इन दासों को भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था, जबकि एथेंस का जो संपूर्ण कला का घर था वो इनके ही श्रम और इनकी बहादुरी से ही बना हुआ था। लोकतंत्र के नाम पर जो वहाँ राज्य व्यवस्था थी वो लोकतंत्र के नाम पर कुछ ही परिवारों या कुछ ही लोगों के हाथ में थी, जो मुट्ठी भर लोग थे। यानी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में वहाँ की जो सत्ता थी वो लोकतंत्र का नाम था, और लोकतंत्र के नाम पर मुट्ठी भर लोग जो है वो एथेंस की सत्ता पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। अब एथेंस की जो माता थी पेरिक्टियोन, ये सुकरात के परिवार से नज़दीकियाँ, इनके परिवार की सुकरात के परिवार से संबंध थे, नज़दीकियाँ थी, जिसके कारण ऐसा कहा जाता है कि प्लेटो की भी इसी कारण सुकरात से नज़दीकियाँ हुई। प्लेटो को की जान पहचान सुकरात से इसी वजह से हुई कि इनकी माता जो है उनका परिवार है वो सुकरात से जुड़ाव रखता था, संबंध रखता था। और जब अरिस्टोन की मृत्यु हो गई, इनके पिता की मृत्यु हो गई, इसके बाद में पेरिक्टियोन ने यानी इनकी माता ने दूसरा विवाह कर लिया था। तो एक समस्या यहाँ ये उत्पन्न हुई कि ये जो थे, ये इनकी मृत्यु हो गई और इनकी माता ने जब दूसरा विवाह कर लिया तो इन्होंने वहाँ की शासन व्यवस्था को देखा, और शासन व्यवस्था को देखने के साथ साथ, हालांकि इन्होंने कभी शासन व्यवस्था में भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी इनके युवा मन पर ये प्रभाव पड़ा कि राजनीति में या हमारे एथेंस में इस प्रकार का जो शासन चल रहा है कि वे दूसरे राज्य को जवाब नहीं दे सकते, दूसरे राज्य से लड़ने की, मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ऐसे में इनकी जो चिंतन बुद्धि का विकास हुआ उस पर दर्शन का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। हालांकि युवावस्था में इन्होंने कविताएं भी बहुत सारी, ऐसा बताते हैं कि कविताएं भी लिखी थी, लेकिन जब एथेंस पर स्पार्टा का अधिकार हो गया उसके बाद भी इनको ऐसा लगा कि कलाओं का, काव्य का आदर्श राज्य में कोई स्थान नहीं है। अर्थात इनका कहने का अर्थ ये था कि इनकी मुख्य जो चिंता थी वो थी आदर्श राज्य का निर्माण, और कलाओं का आदर्श राज्य में क्या उपयोग है, कलाओं का, काव्य का आदर्श राज्य के निर्माण में क्या उपयोगिता हो सकती है, ऐसा ये मानते थे। और इसी आधार पर इन्होंने दर्शन की दृष्टि से काव्य को देखा, दर्शन की दृष्टि से इन्होंने काव्य को देखा। सबसे पहली बात तो यहाँ ये भी सिद्ध होती है कि ये दार्शनिक थे, और दार्शनिक होने के कारण इन्होंने दर्शन की दृष्टि से जब काव्य को देखा तो काव्य जो है वह दर्शन की दृष्टि से देखा जाएगा तो काव्य के साथ में न्याय नहीं हो सकता। यानी दर्शन के द्वारा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दर्शन के द्वारा काव्य से न्याय नहीं किया जा सकता। दर्शन के द्वारा काव्य से न्याय नहीं किया जा सकता, जबकि इन्होंने दर्शन की दृष्टि से काव्य को देखा है। इसी आधार पर इनको प्रत्ययवादी दार्शनिक भी कहा जाता है। साथ ही इन्होंने ऐसा कहा है, एक चिंतक ने ये कहा है कि इनकी दर्शन की वेदी पर ही काव्य जो है वह बलिदान हो गया है, ऐसा कहा गया है। एक विचारक हैं क्रोचे, क्रोचे एक पाश्चात्य विचारक हैं जो 1866 में जन्मे थे और 1952 में इनका निधन हुआ था। इनका एक सहजानुभूति या क्रोचे का आत्मा अभिव्यंजना सिद्धांत आता है, अभिव्यंजना सिद्धांत, अभिव्यंजना सिद्धांत आता है। इन्होंने भी ये कहा है विचारों के इतिहास में, क्रोचे ने इनके बारे में ये कहा है, विचारों के इतिहास में प्लेटो जैसा दार्शनिक, विचारों के इतिहास में प्लेटो जैसा दार्शनिक, प्लेटो जैसा दार्शनिक एक भी नहीं हुआ। विचारों के इतिहास में प्लेटो जैसा दार्शनिक एक भी नहीं हुआ। ये प्लेटो के संबंध में
क्रोचे का कथन है। अब इसके आगे हम चलते हैं। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल जो नाम है वो इनके माता पिता ने इनको नाम दिया था इनके माता पिता ने इनको अरिस्टोक्लिस ये नाम दिया था। इनके माता पिता ने इनको अरिस्टोक्लिस नाम दिया था। बाद में इनके मल्ल गुरु ने इनको नाम दिया प्लाटोन। मल्ल गुरु ने क्या नाम दिया? प्लाटोन। प्लाटोन का अर्थ होता है चौड़ा माथा या चौड़ी छाती। चौड़ी छाती, चौड़ा माथा और चौड़ी छाती के कारण इनके मल्ल गुरु ने इनको नाम दिया। इन दो आधारों पर इनको इनके मल्ल गुरु ने नाम दिया प्लाटोन। और वैसे इसका सीधा अर्थ यदि हम लिखें तो इसका अर्थ होता है चौड़ा चकला, ये इसका अर्थ होता है। अब बात करते हैं इनके काव्य संबंधी रचनाओं का। इन्होंने काव्य संबंधी क्या क्या लिखा, कौन कितनी रचनाएं लिखी, इस पर बात करते हैं। इनकी रचनाएं आती हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुछ विद्वानों ने कहा है कि इनकी 28 रचनाएं हैं। कुछ विद्वान तो बताते हैं कि इनकी 28 रचनाएं हैं, जिनमें से 27 संवाद हैं। 27 संवाद हैं और एक जो रचना है वो 11 पत्रों का संग्रह है। कुछ विद्वानों का तो ये मानना है कि इन्होंने 27 तो संवाद लिखे और एक पत्रों का संग्रह लिखा। इस प्रकार कुल इनकी 28 रचनाएं हैं। दूसरा, एक अन्य मत के अनुसार इनकी कुल 36 रचनाएं हैं, जिनमें से 23 संवाद हैं और 13 आलेख हैं। कुछ ने ये कहा कि इन्होंने 23 संवाद लिखे और 13 आलेख लिखे। इस प्रकार इनकी कुल 36 रचनाएं हैं। अब हमें ये देखना है कि इन्होंने ये जो काव्य संबंधी विचार हैं ये कहाँ लिखे। काव्य संबंधी जो विचार हैं ये इनके किसी एक पुस्तक विशेष में नहीं मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपने विचार लिखे हैं वो इनके कई पत्र संग्रहों में, संवाद संग्रहों में, इस प्रकार विभिन्न जगह पर बिखरे हुए मिलते हैं। और इनकी एक पुस्तक है रिपब्लिक। रिपब्लिक एक इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने आदर्श राज्य के निर्माण से संबंधित बातें लिखी हैं। और दूसरा, काव्य संबंधी इनकी जो मान्यताएं हैं, काव्य या कविता या कला, इनसे संबंधित जो इनकी मान्यताएं हैं वो भी इसी में मिलती हैं। काव्य संबंधी इनकी जो मान्यताएं हैं वो इसी पुस्तक में बिखरी हुई मिलती हैं, यानी एक जगह नहीं मिलती हैं। दूसरा ये है कि व्यवस्थित नहीं मिलती हैं। और एक बात ये भी है कि रिपब्लिक पुस्तक में इन्होंने जो विचार दिए हैं वे बड़े विरोधाभासी विचार हैं, तो उससे पाठक भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता कि मूल रूप में प्लेटो के विचार क्या हैं। इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है। और ऐसा ही ये है कि प्लेटो ने भी जो लिखा है वो इस प्रकार से विरोधाभासी लिख दिया है कि उससे प्लेटो खुद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये इनकी रचनाओं से संबंधित बात है। उसके बाद में इन्होंने काव्य से संबंधित एक अनुकरण का जिक्र किया है। अनुकरण, काव्य जो है वह क्या है?
काव्य के लिए इन्होंने कहा है कि वह अनुकरण है। काव्य है वह अनुकरण है। अनुकरण भी कौन सा? तिहरा अनुकरण है। तिहरा अनुकरण है। काव्य है वह तिहरा अनुकरण है, यानी वह सत्य से तिगुना दूरी पर है। और तिगुना दूरी को इन्होंने एक शब्द से समझाया है, त्रिधा अपेत। इन्होंने इसको त्रिधा अपेत कहा है, त्रिधा अपेत। काव्य है वह सत्य से तिगुनी दूरी पर है और उसको इन्होंने त्रिधा अपेत कहा है। अंग्रेजी में लिखा है इन्होंने THRIC, थ्राइस रिमूव, ये लिखा है थ्राइस रिमूव्ड, यानी त्रिधा अपेत, अर्थात सत्य से वह काव्य है वह तिगुनी दूर है और वह अनुकरण से काव्य की रचना होती है, ऐसा इनका मानना है। अनुकरण से काव्य का निर्माण किया जाता है, कलाओं का निर्माण किया जाता है और अनुकरण हमेशा कलाकार या कवि का जो अनुकरण है वह सत्य से तिगुनी दूरी पर है, ऐसा इनका मानना है। इन्होंने ये कहा कि अनुकरण दो प्रकार का होता है। अनुकरण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है विचार जगत और विचार जगत और गोचर, गोचर या इसको वास्तविक जगत कह सकते हैं। वास्तविक जगत अथवा दृश्यमान जगत, दृश्यमान जगत। विचार जगत व गोचर जगत के संबंध निरूपण के रूप में, संबंध, विचार जगत व गोचर जगत के बीच संबंध निरूपण के रूप में। और दूसरा जो अनुकरण है उसको इन्होंने बताया है वास्तविक जगत, वास्तविक जगत व कला जगत के संबंध, वास्तविक जगत व कला जगत के बीच संबंध की, कला जगत के बीच संबंध के बीच संबंधों की व्याख्या के रूप में। दूसरा बताया है वास्तविक जगत और कला जगत के बीच संबंधों की व्याख्या के रूप में होता है, ये इन्होंने कहा है। अब इन्होंने विचार जगत और वास्तविक जगत के बीच जो संबंध निरूपण का जो अनुकरण का प्रकार बताया है उसका संबंध जुड़ता है तत्व मीमांसा से, उसका संबंध है तत्व मीमांसा से। और दूसरा जो इन्होंने बताया है वास्तविक जगत और कला जगत के बीच, इसका जो संबंध है वो जुड़ता है नैतिकता से, नैतिकता से, इसका संबंध जुड़ता है नैतिकता से। यानी विचार जगत और गोचर जगत के बीच जो संबंध है वो तत्व मीमांसा का विषय है। इसके अनुसार काव्य जो है, इसके अनुसार प्रश्न होता है वह सत्य असत्य का प्रश्न होता है। दूसरा नैतिकता के लिए जो प्रश्न है वह है शुभ व अशुभ का प्रश्न काव्य के संबंध में किया जा सकता है। अब इनको जो नैतिकतावादी कहा जाता है, प्लेटो को नैतिकतावादी कहा जाता है, वो काव्य का संबंध नैतिकता से होने के कारण ही इनको कहा जाता है। ये अनुकरण था इनका दो प्रकार का। अब इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से काव्य का निर्माण होता है, वो तो अनुकरण। अब अनुकरण के विषय में एक बात ये भी है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अनुकरण के लिए विचारकों ने जो कहा कि काव्य अनुकरण का विषय है, कला अनुकरण का विषय है। हालांकि बाद में जितने भी विचारक आए सब ने अनुकरण की व्याख्याएं अलग अलग कर दी होगी, चाहे वह प्लेटो हो, प्लेटो ने भी अनुकरण की व्याख्या अलग ढंग से करी,
अरस्तु ने भी प्लेटो की व्याख्या को पलटते हुए प्लेटो की व्याख्या को पलट दिया और अनुकरण की व्याख्या को बदल दिया। लेकिन अनुकरण से ही काव्य का निर्माण होता है, इसको किसी ने भी आज तक नहीं नकारा है। अब इन्होंने काव्य के लिए कहा कि काव्य का निर्माण जो होता है वो मूल सत्य जो ईश्वर निर्मित है। काव्य का निर्माण जो है वह है आदर्श के अनुरूप होता है, आदर्श के अनुकरण में होता है। काव्य का निर्माण जो है वह आदर्श के अनुकरण में होता है और वह आदर्श का अनुकरण मूल सत्य है जो ईश्वर द्वारा निर्मित है और वह विचारों में निर्मित है। विचारों से निर्मित जो सत्य है उसको मूल सत्य कहा है, इसको इन्होंने मूल सत्य कहा है। दूसरा कहा है वस्तु सत्य। दूसरा इन्होंने बताया वस्तु सत्य, अर्थात ईश्वर द्वारा जो विचारों का निर्माण किया गया उस विचारों के निर्माण से ईश्वर ने विचारों के माध्यम से विचारों का अनुकरण करते हुए इस जगत का, इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का उन्होंने अनुकरण करते हुए, मूल सत्य का अनुकरण करते हुए इसका निर्माण किया, इसकी रचना की, उसको वस्तु सत्य कहा है। और तीसरा है कलाकृति सत्य। कला सत्य कह दो, कलाकृति सत्य कह दो। कलाकृति सत्य। इन्होंने ये तीन सत्य बताए हैं। मूल सत्य है वह ईश्वर द्वारा निर्मित है और ईश्वर द्वारा जो विचारों का एक जगत है उस जगत का निर्माता स्वयं ईश्वर है, उसके द्वारा मूल सत्य का निर्माण हुआ और ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना मूल सत्य के अनुकरण में की है, जो मूल सत्य का अनुकरण होने के कारण वह उसका आधा सत्य है। और इस सृष्टि का जो अनुकरण से निर्माण हुआ है, इसके अनुकरण से कवि के द्वारा या कलाकार के द्वारा कविता या काव्य या कला का निर्माण होता है, जो इस आधे सत्य का भी आधा सत्य है। इन्होंने इसको कहा है अमूर्त ज्ञान रूप विचार। अमूर्त है, मूल सत्य है, यानी वह अमूर्त है और ज्ञान है। अमूर्त का अर्थ है ईश्वर द्वारा निर्मित है और वह एक विचारों का एक जगत है, इसलिए वह अमूर्त है। फिर इन्होंने इसको अमूर्त कहा, ज्ञान रूप कहा और विचार कहा। मूल सत्य है वो अमूर्त है, ज्ञान रूप विचार है। दूसरा इन्होंने कहा इसका वस्तु सत्य है, ये इस ज्ञान रूप का, ज्ञान प्रसूत रूप का, ज्ञान प्रसूत और मूर्त रूप है। इन्होंने क्या कहा, ये इस ज्ञान रूप का वस्तु सत्य है, वह ज्ञान से प्रसूत मूर्त रूप है, वह वस्तु सत्य है, यानी विचारों के द्वारा निर्मित उस ईश्वर के द्वारा जो मूल सत्य का निर्माण किया गया, उसके अनुकरण में जब वस्तु सत्य अर्थात सृष्टि का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया तो वह इस अमूर्त सत्य का ज्ञान प्रसूत है और मूर्त रूप है। कलाकृति वह है, इसका भी अनुकरण है, इसलिए यह धारणा प्रसूत है। धारणा प्रसूत है, धारणा प्रसूत है और धारणा प्रसूत होने के कारण यह आभास मात्र है। अर्थात ये कहते हैं जो संबंध सत्य और असत्य के बीच है, सत्य व असत्य के बीच है और नैतिक व अनैतिकता के बीच है, नैतिक व अनैतिक के बीच संबंध है, वही मूल सत्य और कलाकृति के बीच में है, ऐसा इनका मानना है। फिर इन्होंने ये कहा कि जो ऐसा काव्य है जो देश प्रेम की बात करता हो या राष्ट्र प्रेम की बात करता हो, ऐसा काव्य है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो ऐसा काव्य है वह जो विवेकहीन है, वह काव्य जो विवेकहीन और अपरिपक्व मन पर, विवेकहीन और अपरिपक्व मन पर जो दुष्प्रभाव डालता है, विवेकहीन और अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाला काव्य है, उसका डालने वाला काव्य है, चाहे वह सत्य हो। विवेकहीन और अपरिपक्व मन पर जो
काव्य नकारात्मक प्रभाव डालता है या जो दुष्प्रभाव डालता है, जो बुरा प्रभाव डालता है, ऐसे काव्य का निषेध होना चाहिए, निषेध होना चाहिए। विवेकहीन और अपरिपक्व मन पर जो दुष्प्रभाव डालता है, ऐसा काव्य है, उसका निषेध कर दिया जाना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। चाहे वह सत्य ही क्यों न हो, ऐसा इन्होंने कह दिया है। जबकि इन्होंने एक बात इसके संबंध में ऐसी भी कही है, दूसरी जो बात है वो भी ठीक इससे मिलती जुलती है। ये कही है कि काव्य का कोई रूप, काव्य का कोई रूप, प्रेरणा या प्रभाव, प्रेरणा और प्रभाव यदि प्रभाव नकारात्मक असर पैदा करता है, पैदा करे, नकारात्मक असर पैदा करे, नकारात्मक असर पैदा करे, तो उसका निषेध किया जाना चाहिए। तो उसका निषेध होना चाहिए। अब ये दोनों बातें एकदम मिलती जुलती हैं। विवेकहीन और अपरिपक्व मन पर जो दुष्प्रभाव डालता है, ऐसा काव्य है, उसका निषेध कर दिया जाना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। और दूसरा, इन्होंने इसको ऐसे भी कहा कि इस प्रकार का काव्य जिसका कोई रूप, जिसकी कोई प्रेरणा या उसका प्रभाव यदि नकारात्मक असर डालता है, तो उस काव्य को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इससे ये सिद्ध होता है कि इन्होंने जो कहा इसमें इनका सत्य और असत्य का प्रश्न नहीं है, यानी ये काव्य से सत्य की अपेक्षा नहीं करते हैं। प्लेटो हैं, वे काव्य से सत्य की अपेक्षा नहीं करते, यानी प्लेटो के विचारों से प्लेटो ने कहा कि काव्य से, प्लेटो ने काव्य से सत्य असत्य, सत्य का प्रश्न, प्लेटो ने काव्य से सत्य असत्य का प्रश्न करने के लिए नहीं कहा। इन्होंने ये नहीं कहा कि काव्य चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, यानी काव्य पर सत्य या असत्य का प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। कई बार इन्होंने ऐसा कहा कि बच्चों को जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं वो सत्य नहीं होती, कल्पित होती हैं, लेकिन वे रोचक होती हैं। अब वे सत्य नहीं होते हुए भी प्रायः रोचक होती हैं, लेकिन फिर भी वे प्रेरक होती हैं, रोचक होती हैं, इसलिए उनको बच्चों को सुनाया जाना चाहिए। तो इनका ये कहना है कि काव्य से सत्य असत्य का प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, इन्होंने एक बात ये भी कही कि काव्य से जो काव्य का जो अनुकरण है, उसके लिए इन्होंने ये कहा कि प्लेटो का जो विरोध है वो अनुकरण से नहीं है, प्लेटो का जो विरोध है वो अनुकरण से नहीं है, बल्कि अनुकरण के विषय से, अनुकरण के विषय से विरोध है। इनका जो विरोध है वो किससे, अनुकरण से नहीं है, अनुकरण के विषय से इनका विरोध है। ये तो थी काव्य के संबंध में इनकी बातें। अब ये काव्य को दैवी प्रेरणा भी मानते हैं, काव्य को ये दैवी प्रेरणा भी मानते थे। काव्य देवी को यूनान में काव्य देवी को कहा जाता है
म्यूजेज, यूनान में काव्य देवी को म्यूजेज कहा जाता है। इनका ये मानना था कि कविता जब कवि के द्वारा लिखी जाती है तो कवि स्वयं नहीं लिखता, बल्कि वह काव्य देवी की प्रेरणा से, काव्य देवी के प्रभाव में आकर लिखता है, और वह सिर्फ साधन मात्र है, वह काव्य देवी की प्रेरणा से ही समस्त बातें लिख जाता है। तो काव्य देवी की प्रेरणा से जब कोई कविता लिखी जाएगी तो वह आदर्श कविता होगी, वह पढ़ने योग्य कविता होगी, वह प्रेरणा प्राप्त करने योग्य कविता होगी, ऐसा भी इनका मानना है। तो ये दो बातें एक दूसरे से हम मिलाते हैं। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि काव्य है वह है आदर्श राज्य के लिए हानिकारक है, और एक तरफ ये इसको देवी प्रेरणा से भी जोड़ते हैं। अब इनका एक कथन ये है कि खुद ने इन्होंने कहा है दर्शन और काव्य का झगड़ा पुराना है। दर्शन और काव्य का झगड़ा पुराना है, अर्थात इनका ये कहना है कि कविता और दर्शन एक दूसरे से इन पर विवाद होते रहे हैं, और दर्शन और काव्य का झगड़ा हमेशा से होता रहा। हालांकि इन्होंने कविता को दर्शन की दृष्टि से देखा, और कविता को या काव्य को दर्शन की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये सच है कि काव्य के साथ में दर्शन की दृष्टि से हम देख रहे हैं तो वह काव्य के साथ में न्याय नहीं है। अब इनके कुछ कथन और भी हैं। इन्होंने जो दो चार कथन कहे थे काव्य के लिए, पहला तो इनका एक तो यही कहना था कि कविता का आदर्श राज्य के, कवि का या कविता का आदर्श राज्य के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, इसलिए उसको कवि को आदर्श राज्य से बहिष्कृत कर देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे सभी कविताओं का ही विरोध करते थे। कुछ कविताओं की उन्होंने प्रशंसा भी की है, जिसमें होमर की बहुत सारी कविताएं हैं जिसकी उन्होंने प्रशंसा करी, लेकिन ऐसी कविताएं जो दुष्प्रभाव डालती हों या किसी ऐसी कविताएं जिनकी कोई प्रेरणा बुरा प्रभाव डालती हो, विवेकहीन व्यक्तियों पर या अपरिपक्व मन वाले व्यक्तियों पर यदि वो बुरा प्रभाव डालती हैं तो ऐसी कविताओं को और उन कवियों को आदर्श राज्य में नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लेटो दार्शनिक ही थे, प्लेटो दार्शनिक होने से पहले स्वयं भी कवि थे। प्लेटो जब सुकरात के संपर्क में आए उससे पहले स्वयं भी कवि थे, लेकिन सुकरात के संपर्क में आने के बाद में इन्होंने अपनी रचनाएं नष्ट कर दी। कुछ अंश जो हैं, इनकी कविताओं के कुछ अंश जो हैं वो इनकी कविताओं के अंश हैं। ऑक्सफोर्ड, इनकी कविताओं के कुछ अंश ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ष में संकलित हैं। इनकी जो कुछ कविताएं हैं वो इस जगह पर ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ष में संकलित हैं, जो कुछ अंश हैं। यानी इससे सिद्ध होता है कि ये जब 20 वर्ष की अवस्था के आसपास ये सुकरात के संपर्क में आए और मृत्यु पर्यंत उनके साथ रहे, तो 20 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी जो ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ष में संकलित हैं। कुछ भाग ऐसे हैं, हालांकि 20 वर्ष की अवस्था के आसपास ये संपर्क में उनके आ गए थे, और संपर्क में आने के बाद में इन्होंने जीवन भर उनके साथ रहे। और ये लगभग जब 28 साल के थे तो इन्होंने यूनान की यात्रा करी, और यूनान की यात्रा करके ये लगभग 12 वर्ष तक ये यूनान की यात्रा करके जब घर लौटे, यात्रा करके जब वापस लौटे तो 28 वर्ष की अवस्था में गए थे, और 12 वर्ष की यात्रा करने के बाद में जब ये 40 वर्ष की अवस्था में जब वापस आए तो इन्होंने एथेंस में एक अकादमी की स्थापना की थी। एथेंस में एक अकादमी की स्थापना की थी, और उसका ऐसा ही नाम था, अकादमी जैसा ही नाम था, अकादमिया नाम की एक संस्था की स्थापना की थी, जिसमें प्लेटो
के कई शिष्य, अरस्तु जैसे कई बड़े महान शिष्य हुए थे, और अकादमिया को यूनान का सबसे पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। इसमें ये स्वयं बिना कोई कागज़ पर लिखे भाषण दिया करते थे, और अरस्तु जैसे शिष्य भी अकादमिया नामक इससे संस्था में पढ़े थे। अब इनके 2-3 कथन ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, कई बार उनको कई जगह पढ़ा जाता है। पहला तो इन्होंने ये कहा है, कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। एक कथन तो इनका ये आता है, कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। दूसरा इनका कथन ये है कि नगीनों से जड़ा हुआ ताज है, ताज की तुलना में नगीनों से जड़े हुए ताज की तुलना में गोबर की टोकरी, ताज की तुलना में गोबर की टोकरी अधिक कीमती है। ताज की तुलना में गोबर की टोकरी कीमती है, ऐसा इन्होंने माना। अब यहाँ ये सीधी सी बात है कि ये काव्य को उपयोगिता की दृष्टि से देखते थे, उपयोगितावाद के सिद्धांत पर काम करते थे, और इनका एक ये भी मानना था कि कविता है वह केवल हमें बौद्धिक आनंद नहीं देती है, और ये सिर्फ बौद्धिक आनंद के हिमायती थे। ये सिर्फ बौद्धिक आनंद को ही वास्तविक आनंद मानते थे। इनका दार्शनिक होने के कारण इनका मानना था कि बौद्धिक आनंद ही वास्तविक आनंद है, बौद्धिक आनंद ही वास्तविक आनंद है। इसलिए ये कविता के आनंद को या काव्य के आनंद को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। इनका ये मानना था कि ऐसी रचना जो हमें पढ़ने से हमारे मन को प्रसन्न कर दे, हमारी बुद्धि को प्रसन्न कर दे, ऐसी कविता ही राज्य के लिए, आदर्श राज्य के लिए उपयोगी हो सकती है। यदि कोई कविता हमें बौद्धिक आनंद प्रदान नहीं करे तो वह कविता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। इसके साथ ही इनके ये 2 कथन हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और कई जगह पर इनको काम में भी लिया जाता है। इनको परीक्षाओं की दृष्टि से भी कई बार इनको पढ़ा जाता है।